हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं सरकार के साथ। हमारा बड़ा खुला एजेंडा है। सरकार अगर खतरा उठाने के लिए तैयार है तो खतरा उठा ले, तो कर्मचारी खतरा उठवाएंगे, फिर कर्मचारी उसके खिलाफ जाएंगे। और ये तो जब वक्त बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आपने इस मुद्दे पर कितना नुकसान उठाया है। बिहार का चुनाव है विक्रांत जी, बिहार के कर्मचारी भी इस मुद्दे को लेकर के बहुत संजीदे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वहाँ वर्तमान में सरकार है वो या तो कुछ बोले, नहीं बोलेगी तो वहां भी इसके खिलाफ में लोग जाएंगे। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है तो कर्मचारी को जो भी ठीक लगेगा वो कदम उठाएगा। एक बात तो तय है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार ओपीएस की जगह पर फिर से एनपीएस को इस्टेब्लिश करना चाहती है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से बढ़ते बढ़ते अब 30 नवंबर तक उसकी डेट एक्सटेंड कर रखी है। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 16 जनवरी को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, नाम का जिक्र किया था। हाँ, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्मचारियों के लिए 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। अभी 8 महीने 9 महीने हो गए, लेकिन सरकार उस तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। यूपीएस जो विकल्प लेकर के आया वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा कि सरकार चाहती है कि कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस की तरफ स्विच कर जाए, यानी वो एनपीएस रन नहीं करना चाहती है। और यूपीएस जिसको वो लेकर के आए हैं उसको कोई लेने वाला नहीं। अब राजस्थान सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि भाई आप कर्मचारियों की पेंशन जीपीएफ खत्म कर दोगे तो इससे समाधान एनपीएस का तो नहीं निकल रहा। एनपीएस का तो पहले ही विरोध है। सरकारें समझ नहीं रही हैं कि मुद्दा ये बजाय रिजॉल्व होने के और गंभीर होता जा रहा है। 9 नवंबर को हम जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें अब राजस्थान के कर्मचारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। हमारी कुछ संगठनों से बात हुई है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जहां हम 2-4 हजार सोच रहे थे वहां 10-15 हजार लोग इकट्ठे हो जाए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम यह है कि 50% पेंशन लेने के लिए कर्मचारी को अपना अंशदान छोड़ना पड़ रहा है। तो अगर सरकार इसी यूपीएस में कर्मचारी का अंशदान अगर वापस देने का प्रावधान कर दे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम राजस्थान के कर्मचारियों के लिए अपने आप ही ओपीएस बन जाएगी। एनपीएस को सरकार खुद मॉडिफाई कर रही है, तो ये एक तरीके से वैसे ही होगा कि आसमान से गिरे और खजूर में लटक गए। ओपीएस भी खत्म हो गई और एनपीएस है नहीं, तो ना एनपीएस बचा ना ओपीएस बचा। कमेटी जो बनाई गई 6 अप्रैल 2023 को, उसमें एनपीएस जो अफेक्टेड मेंबर्स थे उनको उस कमेटी में जगह नहीं दी गई। पहला फेल्योर तो यहाँ शुरू हुआ। ये उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी यही हुआ, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, राजस्थान में हुआ। सरकार किसकी बनी है अलग मुद्दा है। और भरोसा है हमें कि पूरे देश से कर्मचारी आएंगे और सरकार को पता चलेगा कि कर्मचारी शांत नहीं बैठे हैं। कर्मचारी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे पर झुकना पड़ेगा, कर्मचारियों का हक देना पड़ेगा। हम मानते हैं कि 9 नवंबर को अगर हमने आंदोलन, एक बेहतरीन आंदोलन किया, पूरे देश से लोग अगर जुटे उसमें, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अगर उसमें आते हैं, तो डेफिनेटली हम इन दोनों में से कम एक चीज को 1 महीने के अंदर हासिल कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और इस मुद्दे पर खुल करके बात करनी चाहिए, चाहे वो मन की बात के माध्यम से करें और चाहे वो लाइव आकर के करें, लेकिन ओपीएस और 8वें पे कमीशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद बोलने की जरूरत है। नमस्कार, दास स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश भर के कर्मचारी जहां पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब उन राज्यों में जहां राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन की थी, उनकी पुरानी पेंशन भी छीनने का खतरा सामने आ गया है। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पुरानी पेंशन के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे मंजीत सिंह पटेल जी। मंजीत जी, आपका एक बार फिर दास स्वतंत्र पर बहुत बहुत स्वागत है। मंजीत जी, बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। 9 नवंबर को देश भर से कह रहे हैं कि कर्मचारी आएंगे और पुरानी पेंशन की मांग करेंगे। अब तो राजस्थान, जहां पर पुरानी पेंशन दी गई थी, वहां से भी पुरानी पेंशन जाने का खतरा आ गया है। न्यू पेंशन में उन्हें भेजा जा रहा है। देखिए विक्रांत जी, ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कि जब अशोक गहलोत जी की सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल किया था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जीपीएफ कटवाना शुरू कर दिया था। और हालांकि अभी जो वहाँ की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, उसने अभी ये कहा है कि लोकल बॉडीज हैं, पीएसयूज हैं, ऑटोनोमस जो बॉडीज हैं, सेमी गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं और जो उनके निगम हैं, कारपोरेट्स हैं, उनमें ये कहा है कि अगर आप इसको ओल्ड पेंशन स्कीम को देने में कैपेबल नहीं है तो वहाँ फिर से एनपीएस का डिडक्शन शुरू करिए और जीपीएफ का डिडक्शन बंद कर दीजिए।
तो एक बात तो तय है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार ओपीएस की जगह पर फिर से एनपीएस को इस्टेब्लिश करना चाहती है। सबसे बड़ा ये सवाल है कि सरकार एनपीएस का एक विकल्प लेकर के आई थी, ओपीएस के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल से बढ़ते बढ़ते अब 30 नवंबर तक उसकी डेट एक्सटेंड कर रखी है और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो केवल एप्लीकेबल हुई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में लेने वाले लोग इसको हैं नहीं। अभी यूपीएस जो विकल्प लेकर के आया वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। तो मैं राजस्थान सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस बिहाफ पे जीपीएफ की पॉलिसी को बंद कराना चाहते हो? एनपीएस को खुद सरकार मॉडिफाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस की तरफ स्विच कर जाए, यानी वो एनपीएस रन नहीं करना चाहती है। और यूपीएस जिसको वो लेकर के आए हैं उसको कोई लेने वाला नहीं है, उसमें कर्मचारी नहीं जाना चाहते, उसमें जाना नहीं चाहते। तो यूपीएस ऑलरेडी डिसॉल्व होने की तरफ बढ़ रही है। तो अब राजस्थान सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि भाई आप कर्मचारियों की पेंशन जीपीएफ खत्म कर दोगे तो इससे समाधान एनपीएस का तो नहीं निकल रहा। एनपीएस का तो पहले ही विरोध है, पहले से ही विरोध कर रहे हैं। हम समाधान जो चाह रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा। तो आप एक मुसीबत के ऊपर दूसरी मुसीबत चढ़ाते जा रहे हो। ये सरकारें समझ नहीं रही हैं कि मुद्दा ये बजाय रिजॉल्व होने के और गंभीर होता जा रहा है। अब जाहिर सी बात है 9 नवंबर को हम जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें अब राजस्थान के कर्मचारी भी सम्मिलित हो सकते हैं। हमारी कुछ संगठनों से बात हुई है, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आने वाले समय में मतलब ऐसा हो सकता है कि जहां हम 2-4 हजार सोच रहे थे वहां 10-15 हजार लोग इकट्ठे हो जाए। सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को हम एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है और 7 अक्टूबर को भी हमने बैठक में कहा है कि कर्मचारी यूपीएस के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा कि अभी सरकार ने जो ऑटोनोमस बॉडीज या जो सेमी प्राइवेट या जिस तरीके से वो जो निगम और बाकी संस्थान है उनको ये कहा गया है, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये आगे बढ़ने की सरकार एक तरह से वाटर टेस्ट कर रही है कि कैसा इस पर नतीजा आता है, किस तरीके के रिएक्शन आते हैं। कुछ लोगों का ये भी अंदेशा है कि इसके बाद राजस्थान सरकार ओपीएस को पूरी तरीके से तिलांजलि दे सकती है। ये भी लोगों के जहन में है और यही कारण है कि वहां पर राजस्थान में लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। जी, विरोध होना तो लाजिमी है क्योंकि सरकार ने अपनी जो नीयत है वो दिखा दी है। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल और है कि क्या राजस्थान के किसी कर्मचारी को अभी तक ओपीएस मिलना स्टार्ट हुआ था? क्या ऐसे कोई एग्जाम्पल हैं जो एनपीएस में रिटायर हुए हों और उन्हें 50% ऑफ लास्ट बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस मिलना शुरू हुआ हो और उनका पैसा जो उनका डिडक्ट हुआ था वो उन्हें मिलना शुरू हुआ हो? तो विक्रांत जी, ये एक बड़ा सवाल है। मेरी नज़र में ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं अभी, क्योंकि राजस्थान में क्या था कि राजस्थान में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके लिए भी एक शर्त है। वो शर्त ये थी कि 28 साल की जो है रेगुलर सर्विस होने के बाद अगर आप रिटायर होते हो तो आपको 50% पेंशन देने का प्रावधान है। और 28 साल तो अभी किसी को हुए ही नहीं है। हालांकि अशोक गहलोत जी की सरकार ने 28 साल को अपने आखिरी समय में 28 साल को घटा करके 25 साल कर दिया। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 25 साल कर दिया यूपीएस में, तो इस मामले में दोनों एक हो गए। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में प्रॉब्लम यह है कि 50% पेंशन लेने के लिए कर्मचारी को अपना अंशदान छोड़ना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत है। तो अगर सरकार इसी यूपीएस में कर्मचारी का अंशदान अगर वापस देने का प्रावधान कर दे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम राजस्थान के कर्मचारियों के लिए अपने आप ही ओपीएस बन जाएगी। 25 साल तो अगर देखा जाए 3 साल का बेनिफिट तो उनको हो गया, ओपीएस से भी बेहतर हुआ, क्योंकि ओपीएस में रहते तो 28 साल चाहिए थे, लेकिन अभी सरकार ने खुद ही उसको 25 साल कर दिया। तो अगर राजस्थान सरकार इस मामले को तूल देने की बजाय, इस मामले को उलझाने की बजाय अगर ये कर दे कि जो जीपीएफ में पैसा लोगों का कट रहा है उसको वापस कर दे और एज इट इज चलने दे, और रिटायरमेंट पर जिनकी 25 साल की नौकरी है उनको 50% पेंशन दे दे, कम है तो उस हिसाब से कम दे दे। वो ओपीएस में भी वही था, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा उनके लिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एनपीएस की तरफ वापस जाएंगे, यूपीएस की तरफ भी नहीं, एनपीएस की तरफ वापस जाएंगे। एनपीएस को सरकार खुद मॉडिफाई कर रही है। तो ये एक तरीके से वैसे ही होगा कि आसमान से गिरे और खजूर में लटक गए। पता चला कि ओपीएस भी खत्म हो गई और एनपीएस है नहीं, तो ना एनपीएस बचा ना ओपीएस बचा, फिर एक दूसरे तरह की समस्या शुरू हो जाएगी। तो ये दिक्कत तो कुछ राज्य सरकारों ने जब ये कहा था कि हम अपने यहाँ ओपीएस लागू करेंगे,
राज्यों के चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बना। जी। लेकिन उसके बाद जब पैसे देने की बात आई तो राज्य सरकारों ने अपना पैसा मांगा कि भाई हमारा पैसा जो आपका एनपीएस के फंड में जमा है वो दीजिए ताकि हम जी। ओपीएस का पैसा दे सके। जी। केंद्र सरकार ने उसके लिए तो साफ मना कर दिया था। तो अब क्योंकि 4-5 ही राज्य बचे हैं, उसमें से राजस्थान एक है जो बीजेपी शासित राज्य है, उसने शुरुआत कर दी है। तो क्या बीजेपी चाहती नहीं है कि इन राज्यों सरकारों ने जो ओपीएस शुरू की थी वो ओपीएस रहे? विक्रांत जी, मैं बीजेपी और कांग्रेस की तो बात ही नहीं हाँ। करता, क्योंकि अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो मेरा सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे पिछले साल, उसके पहले 10 अगस्त को एक बड़ी रैली करी हम लोगों ने ज्वाइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के तले। फिर एक स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फेडरेशन के बैनर तले रैली हुई। हमने 17 नवंबर को रैली की जंतर मंतर पर, और उसके बाद 1 अक्टूबर को एक बहुत बड़ी रैली हुई। बावजूद इसके कि सभी उसमें जितने विपक्षी पार्टियों के लोग थे उस गए रैली में, उन्होंने मंच से ओपीएस के फेवर में ऐलान भी किया। लेकिन जब उन्होंने फरवरी में अपना मैनिफेस्टो बनाया, भाई सरकार तो विरोध में ही है ओपीएस के, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां थी उनका एक कॉमन मैनिफेस्टो आना चाहिए था, वो नहीं आया। और आया भी जो सब भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल का आया भी, तो उसमें मैनिफेस्टो में ओपीएस नहीं था, जबकि 25 मुद्दे थे। तो मैं इसको पार्टी की नजर से देखना नहीं चाहता, अभी भी देखना नहीं चाहता। सरकार कर रही है ऐसा, तो हमें किसी दूसरी पार्टी ने, अब मैं अगर बात करूं पंजाब की, पंजाब में 5 साल होने वाले हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को। उसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुरुआती दौर में अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि वो ओपीएस में जाना चाहते हैं, अपने कर्मचारियों को ओपीएस में लेकर के जाएंगे। लेकिन 5 साल बीतने की कगार पर हैं, एक स्टेप भी उसके बाद वो आगे नहीं बढ़े। अब तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, केरला में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ये बीजेपी या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है भारत सरकार और वित्त मंत्रालय का, उसका मुद्दा है। वो इसको कैसे टैकल करती है ये इम्पोर्टेंट है। कमेटी जो बनाई गई 6 अप्रैल 2023 को, उसमें एनपीएस जो अफेक्टेड मेंबर्स थे उनको उस कमेटी में जगह नहीं दी गई। पहला फेल्योर तो यहाँ शुरू हुआ। जो लोग ओपीएस वाले थे 12-13 लोग, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ओपीएस में हैं, तो जेसीएम की स्टाफ कमेटी में रहते हैं, तो उनमें से एक भी एनपीएस अफेक्टेड मेंबर नहीं है। जब एनपीएस अफेक्टेड मेंबर नहीं है तो बताइए एनपीएस वालों के पक्ष में बात कौन रखेगा? पहली यहाँ कमजोरी हुई। दूसरी, उसको जबरदस्ती उन्होंने जो यूपीएस का ड्राफ्ट जो बनाया उसको एप्लीकेबल कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अभी भी जो भी, चाहे सरकार के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे सरकार के मंत्री हो, और चाहे सरकार के नीति निर्माता हो, वो लोग जब तक अफेक्टेड मेंबर्स के साथ बैठ करके बात नहीं करेंगे टेबल पर, तब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा। और पार्टियों का कुछ भरोसा नहीं है। अभी आज बीजेपी में जो सांसद है, कल को वो कांग्रेस में हो सकता है, परसों किसी और पार्टी में हो सकता है। आदमी है वो इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, वो तो ये खेला करते रहते हैं। हमारा मुद्दा है जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जो सरकार है, उससे उस चीज को रिजॉल्व करा। लेकिन सरकार तो लग नहीं रहा ना सरकार के रूप से कि आप ओपीएस मांग रहे हैं, ओपीएस वो देना नहीं चाहती, तो साफ कह दिया कि इस तरीके से तो नहीं होगा। एनपीएस आया था, उसको लेकर के अब जो हो रहा है वो सब देख ही रहे, और यूपीएस को लेकर के किसी तरह का कर्मचारियों में उत्साह नहीं। देखिए बिहार का चुनाव है विक्रांत जी, बिहार के कर्मचारी भी इस मुद्दे को लेकर के बहुत संजीदे हैं, और जाहिर सी बात है जो वहाँ वर्तमान में सरकार है वो या तो कुछ बोले, नहीं बोलेगी तो वहां भी इसके खिलाफ में लोग जाएंगे, कर्मचारी जाएंगे। मेरे कहने या ना कहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, पब्लिक सेंसिटाइज्ड है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी यही हुआ, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, राजस्थान में हुआ। सरकार किसकी बनी है अलग मुद्दा है, क्योंकि सरकार केवल एक आदमी के वोट बैंक पर, एक वर्ग के वोट बैंक पर डिपेंड नहीं करती है। तो सरकार तो तब बनती है जब उसमें बहुसंख्यक वर्ग का उसको प्रतिनिधित्व मिलता है, उसका सपोर्ट मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये बात पता चली है कि कर्मचारी वर्ग नाराज है, और अभी 9 नवंबर को हम जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, बड़ा हमारा प्रोटेस्ट होगा, उससे भी एक माहौल बनेगा। सरकार को सोचना पड़ेगा और ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में कुछ न कुछ एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे। आपने कहा सरकार को भी पता है कि कर्मचारी वर्ग नाराज है, लेकिन आपको कहाँ महत्ता मिल रही है सरकारी वर्ग को? एकदम उसको तो इस तरह से छोड़ दिया गया है ना कि वो कहीं जाने वाला नहीं है, आखिर में थक हार करके हमें वोट देगा,
इस तरीके से का लगता है सरकार को, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने आ गया, नई सरकार चुनने जा रही है। 20 साल से जो सत्ताधारी दल है वो बीजेपी के साथ गठबंधन में साझेदार है, कोई बात नहीं कर रहा ओपीएस की या इस तरीके की कर्मचारी के हितों की। तो आप कह रहे हैं कि सरकार जानती है कि नाराज है, लेकिन आपकी नाराजगी का कोई उसका अर्थ ही नहीं है। सरकार अगर खतरा उठाने के लिए तैयार है तो खतरा उठा ले। जब सरकार इस बात में पूरी तरीके से तैयार दिख रही है कि नहीं हम कर्मचारियों को नाराज करके ही चलेंगे, तो इसका मतलब है वो खतरा उठाने के लिए तैयार है। तो कर्मचारी खतरा उठवाएंगे, फिर कर्मचारी उसके खिलाफ जाएंगे, और ये तो जब वक्त बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आपने इस मुद्दे पर कितना नुकसान उठाया है। हम ये नहीं कह रहे कि हम क्या बदल देंगे क्या नहीं बदल देंगे, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि इस मुद्दे के साथ आपका नुकसान तय है। जो भी वर्तमान सत्ता में है वो नुकसान होगा, और बिहार के कर्मचारी भी इस वीडियो के माध्यम से भी लोग देखेंगे। और हम तो कह रहे हैं कि अगर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है तो कर्मचारी को जो भी ठीक लगेगा वो कदम उठाएगा। आप कह रहे हैं कर्मचारियों को कदम जो लगेगा वो उठाएंगे, सरकार तक आपकी नाराजगी की खबरें भी पहुंच रही हैं। निश्चित तौर पर सरकार के बहुत आंखनाक कान होते हैं, उसको जो कुछ घटित हो रहा है वो हमसे आपसे ज्यादा ही पता होता है। लेकिन 8वां पे कमीशन दिल्ली में घोषणा की गई थी सूचना प्रसारण मंत्री के जरिए, वहां करके बकायदा उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है। कहाँ मिल गई सौगात? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है विक्रांत जी कि माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 16 जनवरी को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, नाम का जिक्र किया था। हाँ, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर्मचारियों के लिए 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। अभी 8 महीने 9 महीने हो गए, लेकिन सरकार उस तरफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमने 9 नवंबर को इसीलिए सरकार को अपना विरोध जताने के लिए, अपनी नाराजगी जताने के लिए हमने प्रोटेस्ट का कॉल किया है। और भरोसा है हमें कि पूरे देश से कर्मचारी आएंगे और सरकार को पता चलेगा कि कर्मचारी शांत नहीं बैठे हैं, कर्मचारी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे पर झुकना पड़ेगा, कर्मचारियों का हक देना पड़ेगा। मंजीत जी, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, हालांकि आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं और आप इस मामले में राजनीति से इधर जाकर के बात करते हैं कर्मचारियों के हितों की, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं कि जब ये घोषणा की गई थी जिसकी आप बात कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव के जरिए, तब दिल्ली का चुनाव सामने था। दिल्ली में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर रहते हैं, सब जानते हैं। इस घोषणा ने एक माहौल बनाया, बहुत चर्चा हुई टीवी चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर, और लोगों के बीच भी पॉजिटिव चर्चा गई, और लोगों ने उसका असर भी दिखाई दिया। बीजेपी 27-28 साल बाद सत्ता में वापस आई। अब बिहार का चुनाव सामने है, आप जैसे जो लोग लड़ रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए, वो सब ये कह रहे थे, पुरानी पेंशन के लिए और 8वें पे कमीशन का जो इंतजार कर रहे थे, वो सब ये कह रहे थे कि बिहार चुनाव से पहले सरकार ये कर देगी, क्योंकि सरकार अगर इसका चुनावी लाभ भी उठाना चाहेगी तो चुनाव से पहले कर देगी। लेकिन इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब तो ऐसा लगता है कि सरकार ने आपको छोड़ दिया है बेसहारा, कि आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब सरकार का मन करेगा तब वो करेगी। तो विक्रांत जी, पहला जो आपका सवाल है कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले सरकार ने माहौल बनाया, यानी कि उसको लगा कि मार्जिनल वोट के डिफरेंस से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, और वो हुआ भी, नतीजों में दिखा भी। हाँ, नतीजों में दिखा, बहुत छोटा फर्क था। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल जो रिपोर्ट्स हैं, तो सरकार ये मान के चल रही है कि बिहार में 8वें पे कमीशन का मुद्दा और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा एक प्रभावी मुद्दा नहीं है। इसका मतलब तो यही है। अगर उसके पास ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे बिहार में कर्मचारी हैं, जो संगठन हैं, तो देखा जाए तो ये उनकी कमजोरी है कि सरकार तक वो रिपोर्ट नहीं पहुंच रही है। और अगर वो कमजोर नहीं है तो बिहार के चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। या तो सरकार इसका खामियाजा उठाएगी, या फिर कर्मचारियों के संगठनों पर एक बहुत बड़ा ये सरकार का डंडा होगा कि हम तुम्हारे संगठन की ताकत से महसूस करते हैं कि वो प्रभावी मुद्दे के रूप में नहीं है, वो यूनाइटेड नहीं है। तो मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि हमारा संगठन, खास करके ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन, कभी भी, जब तक कि इसके अलावा कोई विकल्प ना बचा हो, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं सरकार के साथ। हमारा बड़ा खुला एजेंडा है। हम कहते हैं कि ये इकोनॉमिक मुद्दे हैं, और इकोनॉमिक मुद्दे टेबल पर बैठ करके अपनी रिसर्च और अपनी स्टडी के माध्यम से सॉर्ट आउट किए जाते हैं।
ये कह देना तो आसान होता है कि फला फला पार्टी अगर सत्ता में तो देना नहीं चाहती है, लेकिन फला फला पार्टी भी है तो भी फला फला पार्टी को भी हमने कम से कम 4 बार झुकाया है। अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2019 को जब भारत सरकार ने सरकारी अंशदान को 10 से बढ़ा के 14 किया, यानी 40% कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, तो भी यही सरकार थी। फिर 30 मार्च 2021 को डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प लागू करवाया, तब भी यही सरकार थी। फिर 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मतलब जो ऐलान हुआ, तब भी यही सरकार थी। फिर 1 अप्रैल 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया, तब भी यही सरकार है। अभी मैं 7 अक्टूबर को बैठक करके आया, माननीय जो है हमारे पेंशन सेक्रेटरी साहब, तब भी यही सरकार है। और 9 नवंबर को जब हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तब भी इसी सरकार के सामने करने जा रहे हैं। तो मैं ये तो कहूँगा कि देखिए, स्टेप बाय स्टेप हमें सफलताएं मिलती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम किसी तालाब में गए और बोले अब नहीं सारी मछलियां हमारी हैं, ऐसे संभव होता नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें हमारे हक मिल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा यूपीएस में 2 ही प्रॉब्लम बची है। पहला है कि कर्मचारी का अंशदान तो वो निकाल सकता है, वहाँ निकालने का प्रावधान हो चुका है, लेकिन अगर हम अपने अंशदान को निकालते हैं तो हमारा जो पेंशन है वो घटता है। हम सरकार से यही बात कर रहे हैं कि वो हमारा पेंशन ना घटे। अगर हम अपने ही पैसे को निकालें तो वो हमारा जो पेंशन का अनुपात है वो कम ना हो। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन ना शुरू होकर के बल्कि वो सुपर एन्युएशन से शुरू होगी, तो उसको ठीक कर दें। तो मैं ये कहूँगा कि जो ओपीएस की हमारी डिमांड है वो 99% कंप्लीट हो जाएगी, और ये कोई बड़ा काम नहीं है। रही बात वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन, ये तो सरकार को नवंबर तक करना ही करना है। अगर नहीं करेगी तो सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को रद्द करके उसे रद्दी की टोकरी में फेंकना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। तो या तो सरकार ये बदलाव करे, उसके बाद हमारे अंशदान की जो लड़ाई बचेगी वो लड़ेंगे। और हम मानते हैं कि 9 नवंबर को अगर हमने आंदोलन, एक बेहतरीन आंदोलन किया, पूरे देश से लोग अगर जुटे उसमें, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर उसमें आते हैं, तो डेफिनेटली हम इन दोनों में से कम एक चीज को 1 महीने के अंदर हासिल कर लेंगे। एक चीज मंजीत भाई, ईमानदारी से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत से लोग अब ये कहने लगे हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम या जो 8वें पे कमीशन की इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के कर्मचारी संगठन के लोग, वो लोग ये कहने लगे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मंशा में गड़बड़ है, कुछ नियत में भी गड़बड़ है। ये बात मैं विक्रांत जी शुरू से कह रहा हूँ कि सरकार ने जिन लोगों को 6 अप्रैल 2023 को जब एनपीएस रिव्यू कमेटी बनाई गई थी, तो अगर मंशा में गड़बड़ी नहीं थी तो सरकार ने एनपीएस अफेक्टेड मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं रखा, उनसे क्यों नहीं लिया। हमें जब भी बुलाया गया तो हमें उस कमेटी में अपने सजेशन देने के लिए बुलाया गया, और किसी एक आदमी को डिप्यूट किया गया कि इनके सजेशन ले लीजिए। अगर वो उसी टेबल पर बुलाते जहां पर कि जेसीएम थी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तो हमें पता चलता कि जेसीएम के जो लोग वहां पर बैठे थे उन्होंने अपना पक्ष किस तरह से रखा है। लेकिन जब तक दोनों आदमी नहीं होंगे तो पक्ष पता नहीं मैंने आपसे अकेले में क्या कहा, और उसकी ना फोटो आती है ना उसके मिनट्स आते हैं। हम अपने लोगों को कैसे बताएं कि उसके मिनट्स कहाँ हैं, क्योंकि सरकार उसके मिनट्स जारी नहीं करती। सरकार केवल जेसीएम की बैठक के मिनट्स जारी करती है। तो सरकार की अगर मंशा साफ होती तो जाहिर सी बात है, सरकार जो 6 अप्रैल 2023 को जिस कदम पर चली थी वो अब तक रिजोल्यूशन के पास पहुंच गया होता। मंजीत जी, एक अंतिम सवाल ये बताइए कि केंद्रीय मंत्री बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का हवाला दिया जाता है, तो ये मान के चलें कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है, बिल्कुल उनसे आगे तो अब कोई नहीं बोल सकता, तो फिर किस पे विश्वास करें। अब प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं। अभी बिहार का चुनाव देख लीजिए, अगर बिहार के जब लोकसभा के चुनाव थे तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ एक मिल के संबंध में वादा किया था। 5 साल हो गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं से अब नीतीश कुमार जी के अलायंस में जा करके बोल रहे हैं। तो बहुत सारी बातें मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आपकी इमेज का सवाल है, आपकी साख का सवाल है। आपके नेतृत्व में जिन लोगों ने जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है वो बात कोई छोटी मोटी नहीं है। 98.5 लाख से ज़्यादा एनपीएस और 65 लाख पेंशनर्स के साथ साथ तकरीबन 15 से 20 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ओल्ड पेंशन स्कीम में काम कर रहे हैं, उनके संबंध में माननीय वैष्णव जी ने कही है।
इससे माननीय वैष्णव जी की इमेज नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी की साख पर एक धब्बा, एक बट्टा लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए और इस मुद्दे पर खुल करके बात करनी चाहिए, चाहे वो मन की बात के माध्यम से करें और चाहे वो लाइव आकर के करें, लेकिन ओपीएस और 8वें पे कमीशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद बोलने की जरूरत है। और एक और चीज की ये बड़ा दर्द है लोगों का कि सांसदों को, विधायकों को तो 4-4 पेंशन भी मिल जाती है और जजों को भी पेंशन मिलती है, जो देश के दो जी, बड़े जी। कर्णधार हैं, जी नेता और जुडिशरी। लेकिन आप लोगों अपनी पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी, लोगों को ये भी बड़ी तकलीफ होती है कि चुनावों में नकदी बांटने के लिए सरकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन हक का पैसा, क्योंकि पेंशन कोई खैरात का पैसा तो है नहीं, हक का पैसा, बिल्कुल हक का पैसा देने में सरकारों को दिक्कत होती है। चुनाव में आप देख रहे हैं किस तरीके से नकदी ओपनली बांटी जा रही है कि ये हम मदद कर रहे हैं। उसे पहले रेवड़ी कहा जाता था, अब तो रेवड़ी कहना भी बंद कर दिया है। विक्रांत जी, ये मैं कहूँगा कि 140 करोड़ भारतीयों का दुर्भाग्य है कि सरकारें, मतलब जो है, या पार्टियां सरकार बनाने के लिए इलेक्शन के टाइम पर ऐसी ऐसी लोक लुभावन चीज़ों का ऐलान करते हैं और किसी न किसी माध्यम से परिवारों तक पैसा पहुंचाते हैं। ये देश को अंदर से खोखला करने वाली बात है। और उस होता क्या है, इसी वजह से जो पब्लिक वेलफेयर की जो योजनाएं हैं वो परवान नहीं चढ़ पाती। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, मेरे साथ चूंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, एमएसएमई जो 25 करोड़ तक का लोन देता है, अगर आप उसका सर्वे करेंगे तो वहाँ लोन उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका सेटिंग, जिनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। और अगर उन्हें 25 करोड़ लोन उठाना है तो 5 करोड़ 7 करोड़ वो, मतलब जो है, दूसरे रास्तों से पहुंचाने का जो खेल है वो सब चलता है। तो इसीलिए सरकार की जो बनाई हुई पॉलिसीज है वो नीचे तक, बॉटम लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाती। और मैं कहूँगा इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती है कि आप बोल दो, वो भी प्रेस के सामने आकर के आप बोलो बड़ी बड़ी, और फिर उस पर 8 महीने 9 महीने से चुप्पी लगा करके बैठ जाओ। इससे ज़्यादा आपका छद्म वेश और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा आपकी धोखेबाजी और क्या हो सकती है। पूरा देश इंतजार कर रहा है। देखिए, देश को माननीय मोदी जी पर बड़ा भरोसा है, बड़े बड़े फैसले लेते हैं, और माननीय मोदी जी के का नाम लेकर के ऐसा बोला गया, उनके नेतृत्व में ऐसा बोला गया, ये हम सबके लिए बड़ा, मतलब जो है, हैरत की बात है और बड़ी शर्मनाक बात है कि प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर के ऐसा बोला गया। अब प्रधानमंत्री जी को ये बात पता होनी चाहिए कि उनकी टीम कैसे बोल रही है, क्या बोल रही है, और बोलने के बाद 9 महीने तक उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। चलिए मंजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 9 नवंबर को आप लोगों के संगठन के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है, जंतर मंतर पर जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी गूंज सरकार तक पहुंचे और वो कर्मचारियों के हितों में कुछ फैसला ले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इस इंटरव्यू फिलहाल इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए।